गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे। आज हम बना रहे हैं थर्मोडायनामिक्स का पार्ट नंबर 2। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मैक्सिमम वर्क के बारे में, कुछ जेई नीट के पीवाईक्यूज के बारे में बात करेंगे। और जिन लोगों ने ये डायरेक्टली पार्ट 2 ओपन किया है उनको मैं बता देता हूँ कि पार्ट 1 के अगर बेसिक फंडामेंटल ओके हो गए तो यहाँ पे आपको सब कुछ समझने वाला है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्टली जाते हैं थर्मोडायनामिक्स पार्ट नंबर 2 पे। लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन और थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ और उसके रिलेटेड टॉपिक। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हेडिंग लगाना है वर्क एनर्जी एंड साइन कन्वेंशन। थोड़ा साइन कन्वेंशन के बारे में जानना जरूरी है। मानो कि एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है, थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है? जिस पे हम एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। कुछ भी हो सकता है थर्मोडायनामिक सिस्टम। मतलब जैसे कि चाय बना रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो, किसी को हीट कर रहे हो, या इंडस्ट्री में कोई मशीन किसी को हीट प्रोवाइड कर रही है, वॉट जहां पे भी टेम्परेचर का शेयरिंग है, एनर्जी का, हीट एनर्जी का स्टडी है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक सिस्टम। ठीक है, तो ये ले लेते थर्मोडायनामिक सिस्टम। मानो कि सिस्टम को मैं एनर्जी प्रोवाइड करने जा रहा हूं, सिस्टम को एनर्जी दे रहा हूं। अगर मैं एनर्जी दे रहा हूं, और हीट एनर्जी को हम क्या कहते हैं? हीट एनर्जी को हम क्या कहेंगे? क्यू। अगर हम दे रहे हैं तो क्या मानना है उसको? प्लस क्यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर आप हीट दे रहे हो तो क्या मानना है? प्लस क्यू। अगर हीट छीन रहे हो तो क्या मानना है? माइनस क्यू। सर कैसे देंगे, कैसे छीनेंगे? आराम से देखो। मानो कि एक सिस्टम है जिसमें चाय बन रही है। क्या बन रही है? चाय। चाय को हम गर्म करने के लिए हीट चाय से छीनते हैं या पहले देते हैं? देते हैं ऑब्वियसली। तो हमने उसको हीट प्रोवाइड की। सो आपने हीट दी ना, तो हीट देना मतलब सिस्टम को हीट मिली। अगर लाइफ में कुछ भी मिलता है तो क्या मानने का? पॉजिटिव। अगर एनर्जी मिल रही है तो क्या मानो? पॉजिटिव। और सर गाली मिल रही तो ना, वो अलग बात है। ठीक है, अगर हीट मिल रही है तो सिस्टम के लिए क्या है? पॉजिटिव। हीट जा रही है, मानो चाय बन चुकी है ना। आपके लिए शादी का रिश्ता आया, आपके लिए शादी का रिश्ता आया, लड़की पसंद आ गई, लड़का पसंद आ गया, तो आपका चाय पे ध्यान रहेगा ना सर? तो मतलब हीट क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। हीट क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। सिस्टम से हीट जा रही है, निगेटिव क्यू। सिस्टम को हीट मिल रही है, पॉजिटिव क्यू। हीट मिल रही, सिस्टम के ऊपर फोकस रखना। कहां पे फोकस रखना है? सिस्टम के ऊपर। अगर सिस्टम को हीट मिल रही है तो पॉजिटिव, और हीट जा रही है तो निगेटिव। अगर हीट मिलती है, ध्यान रखना, अगर हीट मिल रही है इसका मतलब हम क्या मानेंगे? जब हीट मिलती है तो वर्क डन जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। अगर हीट मिली तो वर्क पॉजिटिव, अगर हीट चली गई तो समझना वर्क क्या हो गया? निगेटिव। ये कन्वेंशन है, ये आपको हेल्प करेंगे। कैसे? क्योंकि हम तुरंत अभी थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मुझे मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट आना नहीं चाहिए। अगर हीट मिलना है मतलब हम जब चाय बनाने के लिए हीट प्रोवाइड करते हैं, अगर ये थर्मोडायनामिक सिस्टम मानते हैं, तो अगर हीट मिल रही है तो मैं बोलूँगा पॉजिटिव क्यू, और वर्क चाय पे हो रहा है क्योंकि चाय में हीट जा रही है तो वर्क भी क्या हो गया? पॉजिटिव। अगर हीट निकल रही है तो भाई निगेटिव क्यू, और वर्क भी क्या हो रहा है? निगेटिव। इतना आपको दिमाग में सेट करना है और आगे बढ़ेंगे। ये इसके साइन कन्वेंशन है कि पॉजिटिव क्यू क्या है, निगेटिव क्यू क्या है, और पॉजिटिव और निगेटिव वर्क क्या है। डन? बिठा दे? ओके, बढ़ते आगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉ सबको पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज सिंपली अ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ किस पे बेस है? कन्वर्ज ऑफ एनर्जी पे। किस पे डिपेंड है? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अब आपको ये नियम तो पता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग जो होती है हमेशा क्या रहती है? कंजर्व रहती है, कांस्टेंट। सिस्टम सराउंडिंग तो पता है आपको, अगर नहीं पता तो लास्ट वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हो। तो सिस्टम के पास जितनी आएगी या जितनी सराउंडिंग में जाएगी उसकी अलजेब्रिक सम हमेशा क्या रहेगी? जीरो। सिंपल वर्ड में, सिस्टम और सराउंडिंग की एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व या कांस्टेंट। व्हेन द सिस्टम चेंज फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, अगर सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेज में एनर्जी ले रही है मानो, और बाद में एनर्जी दे भी रही है, तो आने वाली एनर्जी और जाने वाली एनर्जी क्या रहेगी? हमेशा सेम। तो बस वही नियम है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी ऑलवेज कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, यही हमें लगाना है। ठीक है सर, थर्मोडायनेमिक्स में यही चलता है, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ के रखो।
बात एकदम सिंपल है, बात एकदम सिंपल है। हमें थर्मोडायनामिक्स का जब लॉ पढ़ना होता है, थर्मोडायनामिक्स का जब लॉ पढ़ना होता है तो हम कुछ काम की बातें भी करते हैं, ठीक है, थोड़ा लैग हो रहा है, सॉरी। अब थर्मोडायनामिक्स का जब लॉ पढ़ेंगे और इसको फिर भी दिमाग में अगर नहीं जाता है तो हमें एक्चुअल लॉ को लिखना पड़ेगा। लॉ क्या है? लॉ ये कहता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इस फॉर्मूले के दिमाग में सेट करो, ये है थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, ये उसका एक्सप्लेनेशन ही है। डेल्टा यू क्या होता है? चेंज इन, समझाऊंगा इसमें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जब आप नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा समझेगा आपको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी भी समझाऊंगा, क्यू समझाऊंगा, डब्ल्यू समझाऊंगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब भाई डेल्टा यू, दैट इज U2 माइनस U1। व्हाट इज U1? इनिशियल इंटरनल एनर्जी, और ये क्या होता है? U2 फाइनल इंटरनल एनर्जी, अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फाइनल इंटरनल एनर्जी। Q क्या होता है? हीट एनर्जी, जो हम बाहर से सप्लाई करते हैं, ठीक है ना, आउटसाइड से, बाहर से सप्लाई करते हैं। और ये होता है वर्क डन ऑन या फिर बाय सिस्टम, डिपेंड है सिस्टम कैसा है, वर्क डन ऑन सिस्टम और बाय सिस्टम। प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ जाएंगे, जब प्रैक्टिकली एग्जांपल आप देखोगे तो मेरे ख्याल से आपको काफी पॉजिटिव लगेगा। देखो, चाय बना रहे हैं या पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इन दिस एक्सपेरिमेंट वी आर इंटरेस्टेड टू बॉईल द वाटर, हमें पानी को गर्म करना है, ठीक है। अब जब पानी गर्म करने के लिए मैंने लिया तो एक वेसल में पानी ले लिया, तो क्या पानी के पास कोई एनर्जी होगी भी या नहीं होगी? पानी के पास 100% कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसके पास एनर्जी नहीं है। सर कैसे पता? भाई उसका कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर आएगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, माइनस होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। इसका मतलब क्या है? दुनिया में एनर्जी का तो रूल पता है ना, एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। भाई जिसके पास दुनिया में मास है उसके पास एनर्जी है ही, विदाउट मासलेस कोई चीज नहीं। एटम का भी एटॉमिक मास आता है, तो मास है तो ऑब्वियसली एनर्जी। तो पानी के पास उसकी इनिशियल एनर्जी थी, और मैं उस इनिशियल इंटरनल एनर्जी को, कहां से आती इंटरनल एनर्जी? कोई भी चीज के पास गॉड गिफ्टेड उसकी इंटरनल एनर्जी होती ही है, होती है। कैसे समझेंगे? देखो, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी हर एक पार्टिकल के पास है। ये पानी है, पानी भी हजारों छोटे छोटे एटम से बना है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल। हर एक पार्टिकल की अपनी टोटल एनर्जी, और वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये तो हर चीज में बैठी है। तो पानी है, पानी के हर एक एटम के पास भी उसकी खुद की पोटेंशियल और खुद की काइनेटिक एनर्जी होगी। आई बात समझ में? ठीक है, ये U1 था। अब ये उसकी पहले वाली एनर्जी है। अब मैंने क्या किया? मैंने बर्नर लाया और बर्नर को क्या लगा दिया? गैस को ऑन कर दिया और हीट सप्लाई की। अब ये बाहर से सप्लाई की गई हीट है। अब बाहर से सप्लाई की गई हीट को हम क्या मानेंगे? Q, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी ये क्या है? इनिशियल, लिख दिया यहाँ पे, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, गॉड गिफ्टेड है इंटरनल एनर्जी जो उसके पास है। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, क्यू सप्लाई किया, तो बताओ क्या उसका टेम्परेचर पानी का सेम रहेगा या बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, और वो U1 से, U इनिशियल से क्या हो गई? U फाइनल, या U1 से क्या हो गई? U2। पानी को आप हीट दोगे तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा मतलब पानी की इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये क्या रहेगा उसका? फाइनल, जहां तक हम बढ़ाएंगे, फाइनल इंटरनल एनर्जी। क्या पानी गर्म होगा तो शांत रहेगा या कुछ मोशन भी करेगा? अब मोशन करेगा इन टर्म्स ऑफ, मुझे क्या कहना है, वर्क करेगा भी या नहीं करेगा? कुछ समय के बाद आप ये देखोगे कि पानी ऐसा खोलने लग जाए, वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, है ना, ऐसा थोड़ा ऊपर आता है, हमें लगता है कि वो बॉईल हो रहा है। क्या मैं बोल दूं कि सिस्टम पे वर्क हुआ? सिस्टम पे क्या हुआ? वर्क हुआ। कैसे पता चला? उसकी इंटरनल एनर्जी थी, बाहर से आपने हीट एनर्जी या क्यू प्रोवाइड की, क्यू प्रोवाइड करने के बाद उसकी इंटरनल एनर्जी U1 से U2 बदल गई क्योंकि टेम्परेचर बदला।
टेम्परेचर बदलने के बाद हमें यह दिखा कि पानी क्या हो रहा है, बॉईल। और हमने पानी को गर्म क्यों किया था, क्योंकि हमें पानी को क्या करना था, बॉईल। इसका मतलब हमारा वर्क हुआ। यही थर्मोडायनामिक्स लॉ कहना चाहता है। व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स लॉ? इंटरनल एनर्जी बदलेगी जब आप क्या दोगे, Q, और Q देने से क्या होगा, वर्क। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इंटरनल एनर्जी बदलेगी मतलब हमारा वर्क हुआ है। वर्क भी निकाल सकते, चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस Q। व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी? जो हीट सप्लाई करते हैं, जो हीट हम सप्लाई करते हैं Q प्लस जितना वर्क हुआ उतनी ही उसकी इंटरनल एनर्जी बदली। इसको दिमाग में सेट करना है, क्योंकि ये सेट करते ही हमारे बेसिक लेवल के सवाल या जेई नीट लेवल के सवाल सॉल्व होने वाले हैं। आई बात समझ में? इसमें कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक बार शांति से देखोगे तो आ जाएगा। याद रखना अगर ये चीज़ें दिमाग में आ गई तो अपने कुछ सवाल तो अभी मैं लेने वाला हूँ जेई नीट के, वो सॉल्व होने वाले हैं। जब आप इंटरनल एनर्जी चेंज करते हो इस सिस्टम के लिए, तो हमने टेम्परेचर को क्या होते हुए देखा है, चेंज होते हुए देखा। हर बार ऐसा होगा ही ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? तो थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ याद क्या रखना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड या Q प्लस W। व्हाट इज डेल्टा U? डेल्टा U की जगह पे आप लिख सकते हैं U2 माइनस U1। पहले कम थी और ज्यादा हो गई। ये कंसेप्ट इजी है, लेकिन इन शब्दों के, इन एक एक वर्ड के, एक एक टर्म के अर्थ हमें समझने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हमने ये देखा है थर्मोडायनामिक्स के प्रोसेसेस के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में काफी डिटेल में आपको बताया। आई बात समझ में? कौन सी प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल होती है, ठीक है, आइसोबारिक है, एडियाबेटिक है, आइसोकोरिक है। ये प्रोसेस पे थर्मोडायनामिक्स लॉ के क्या इफेक्ट होते हैं और हम कैसे इन प्रोसेस पे थर्मोडायनामिक्स के इफेक्ट देखेंगे। चलो हेडिंग लगा दो, यहां से क्वेश्चन बनने वाले और हम जेई नीट के क्वेश्चन अब करेंगे। प्रोसेसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, जिनको ये थर्मल प्रोसेस पता नहीं वो फर्स्ट वीडियो में जाके देख लेना। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का क्या मतलब होता है, जहां पे डेल्टा टी कितना रहने वाला है, 0। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? चेंज इन टेम्परेचर कितना होने वाला है, 0। मतलब क्या, टेम्परेचर 0 नहीं, चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब होता है जब प्रोसेस स्टार्ट हुई थी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो जितना टेम्परेचर इनिशियल कंडीशन में था उतना ही फाइनल में था। ठीक है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट करके आ चुके हो या आपको आता है। चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज नॉट टेम्परेचर ना, दिस इज व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में होने वाला बदलाव क्या होना चाहिए, 0। मानो कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रही है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रही है, और आपने, जैसे कि मैं चाय बना रहा हूं, अभी ये तो ओपन सिस्टम है, इसकी वजह से इश्यू आएगा, लेकिन मानो एक प्रोसेस चल रही है जिसके लिए मैं शुरुआत में इनिशियल कंडीशन में मैंने टेम्परेचर रखा 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समय बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, लास्ट तक भी मैंने टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखा, 80 डिग्री सेल्सियस। ना मैंने टेम्परेचर बढ़ने दिया, ना इतना सा भी कम होने दिया। तो क्या बोलोगे आप, मैंने इनिशियल में जो टेम्परेचर रखा था फाइनल में भी टेम्परेचर उतना ही मेंटेन रखा, तो मैंने टेम्परेचर में कितना चेंज किया? आप बोलोगे कुछ नहीं, बस वही तो है। सो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल वाला टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर, तो 80 माइनस 80 इज इक्वल टू 0। सो टेम्परेचर की वैल्यू 0 नहीं है, डेल्टा टी ये बता रहा है कि इनिशियल कंडीशन से लेके थ्रू आउट द प्रोसेस में हमने टेम्परेचर को बदला ही नहीं। डन, आ रही बात समझ में? ठीक है, लगाए यहाँ पे अभी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पे लॉ लगाए। ओके, चलो, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स लॉ? फर्स्ट लॉ क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। दिमाग में सेट करना, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा, चलो, थर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी क्या होता है, 0। डेल्टा टी क्या होता है, 0। तो बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ कैसे काम करेगा? अगर मैं डेल्टा टी की वैल्यू 0 डाल दूं, सर यहां तो डेल्टा टी नहीं है अभी, इसलिए तो इतना सीखा है मैंने। जब टेम्परेचर बदलेगा ही नहीं, लास्ट वाला एग्जांपल याद करो, चाय बना रहे थे यहाँ पे, अगर टेम्परेचर बदला ही नहीं तो बताओ क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, फिर 0। अगर आप, मैंने अभी एक्सपेरिमेंट में बताया ना, पहले U1 था, फिर हमने क्या लगाई, आग, मतलब क्या दिया आपने, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ा ना, टेम्परेचर देने के बाद U1 से क्या हो गया, U2, फिर डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बदलेंगे ही नहीं तो क्या उसकी इंटरनल एनर्जी बदलेगी ना? अगर इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगी, इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगी तो क्या लिखोगे, व्हेन डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर इज 0, डेल्टा यू इज ऑल्सो 0। ये लॉजिक है। सर मैं रट्टा मार रहा हूं, रट्टा क्यों मारना है?
अगर आप पानी, जैसा आपके पास एक गिलास पानी है, एक गिलास क्या है, पानी, उसकी इंटरनल एनर्जी है, मानो U1 है, उसका 100 जूल इतनी इंटरनल एनर्जी है, आपने उसको आग भी नहीं लगाई, मतलब हीट भी नहीं दी, ना ठंडा भी किया, तो बताओ कि इंटरनल एनर्जी कितनी है? सर जैसे थे वैसे ही रहेगी, जैसे थे वैसे ही रहेगी उसकी इंटरनल एनर्जी। आई बात समझ में? इसका मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ाते नहीं हो या घटाते नहीं हो तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती नहीं है। आई बात समझ में? ये हो गया। ओके, सो जब डेल्टा टी जीरो रहेगा तो डेल्टा यू कितना रहेगा? जीरो। तो पुट कर दो यहाँ पे, यहीं पे पुट करना है। सो क्या हो जाएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और अगर टेम्परेचर नहीं बदलेगा या चेंज इन टेम्परेचर जीरो तो डेल्टा यू जीरो, डेल्टा यू जीरो तो लिख दो यहाँ पे दैट इज क्यू प्लस डब्ल्यू। सो आप क्या फाइनल इक्वेशन क्या लिखोगे? क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू या W इज इक्वल टू माइनस क्यू। अब इसको सोचो, अगर आप किसी चीज को हीट दे नहीं रहे हो और फिर भी वो वर्क करता है, फिर भी अगर वो वर्क कर रहा है तो बताओ उसको हीट मिली या उसकी चली गई? नहीं समझे? मानो कि मैंने खाना ही नहीं खाया और फिर भी मैं काम कर रहा हूं, मैंने खाना नहीं खाया, मैं भूखा हूं और फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं, तो मुझे एनर्जी मिली या मेरी एनर्जी चली गई? आप बोलोगे सर खाना नहीं खाया तो जो बची कुची है वो भी क्या हो गई? चली गई। वैसे ही अगर आप टेम्परेचर दोगे नहीं, इंटरनल एनर्जी बढ़ाओगे नहीं, तो आप जो काम करोगे ना, वर्क इज इक्वल टू काम, उस काम की वजह से आपकी एनर्जी क्या होगी? चली जाएगी। भले ही इजी लगे, लेकिन जब सवाल आते हैं ना तो बैंड बज जाती है, क्योंकि सिंबल क्या है देखो, माइनस। और माइनस क्यों? मतलब एनर्जी चले जाना, प्लस क्यों? मतलब एनर्जी आना। अगर आप एनर्जी लोगे नहीं, इंटरनल एनर्जी बदलोगे नहीं और एनर्जी बढ़ाओगे नहीं, तो आप जो वर्क करोगे वो आपकी एनर्जी क्या करेगा? खा लेगा, चला जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट बारे में हम बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? जहां पे चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम? जीरो। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस में जिसमें एनर्जी मिलने वाली है, देयर इज नो गेन ऑफ एनर्जी एंड लो लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी आने भी वाली नहीं है और एनर्जी जाने भी वाली नहीं, उसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक इज अ प्रोसेस जहां पे आइसोथर्मल कंडीशन में न हीट हम ऐड करते हैं न हीट हम लेते हैं। आई बात समझ में? सो अगर डेल्टा क्यू जीरो होगा, मतलब क्यू अगर जीरो होगा तो यू, डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी? लिख लेते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू में जीरो डाल दूँ एडियाबेटिक में, तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा? डब्ल्यू के बराबर। लिख देता हूँ डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है? जो वर्क होगा वो किसकी वजह से होगा? चेंज इन एनर्जी के कारण। जो वर्क होगा वो किसकी वजह से होगा? चेंज इन एनर्जी के कारण। अगर आपको देखना है इन पे सवाल कैसे आता है तो एक सवाल कर लेते हैं, एक सवाल लिख देता हूं, विच इज लिख लेना है, ट्रू फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, विच इज ट्रू फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा सवाल आ जाएगा आपको, ठीक है, जी या नीट के लिए। कैसे सॉल्व करोगे? ऑप्शन ए W इज इक्वल टू क्यू। ऑप्शन बी डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U। ऑप्शन सी ले लेते हैं, W इज इक्वल टू माइनस क्यू। डी ले लेते हैं, T इज नॉट इक्वल टू U। ऐसे आ जाएगा, या आपको केवल ये दे देंगे, बताएंगे कि इसमें से कौन सा आइसोथर्मल के लिए है, वो टिक कर दो। तो हमें पता है तो हम क्या करेंगे? ये इक्वेशन लेंगे, आइसोथर्मल कंडीशन है ना, आइसोथर्मल कंडीशन है, आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी क्या आएगा? जीरो। सो डेल्टा यू क्या आएगा? जीरो। अगर डेल्टा यू जीरो है तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू या डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो कौन सा आंसर टिक करोगे? ये हो गए 4 मार्क आपके। इसीलिए इसको इतना डिटेल में जानना जरूरी है, ये आना ही चाहिए, इसका रिलेशन पता चाहिए। मेरे ख्याल से ये मोर देन इनफ है। ये समझ गया क्वेश्चन? चलो फटाफट से छाप लो इसको, डन, मिटाता हूँ इसको मैं। ऐसे सवाल आते हैं, हमें तैयारी करने के बाद ये भी क्रॉस चेक करना है कि क्या हम इस लेवल के सवाल कर पाते हैं। आराम से हो जाएंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस करते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में न हीट सप्लाई की जाती है न हीट ली जाती है। वी आर नॉट गोइंग टू सप्लाई द हीट और वी आर नॉट विड्रॉइंग द हीट। तो ऐसे कंडीशन में क्यू क्या आएगा? जीरो। तो क्यू की वैल्यू यहाँ जीरो डाल दो, तो डेल्टा यू किसके बराबर आएगा? डब्ल्यू के बराबर। मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में जो भी वर्क होता है वो केवल चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। या वर्क क्या होता है यहाँ पे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इन एडियाबेटिक प्रोसेस what is work is equal to delta u। what is delta is equal to work। नेक्स्ट आइसोकोरिक के बारे में बात करते हैं। आइसोकोरिक
आइसोकोरिक जो प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, जीरो। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। क्या मैं लिख दूँ, डेल्टा यू, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगाना है हर जगह पे, बस वही क्वेश्चन है। इस पे आपको कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जेई नीट टास्क या एनसीईआरटी से, तो मजा आ जाएगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, लेकिन हमें पता है ना डब्ल्यू इज इक्वल टू पी माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये तो पता है, लास्ट वाले लेक्चर में देखा है हमने। वर्क क्या होता है, डेल्टा पी एग्जर्ट, क्योंकि वो रिवर्स मारने वाला प्रेशर है। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी चीज को प्रेस करते हैं या गैस को प्रेस करते हैं तो गैस की पोटेंशियल एनर्जी हमें भी क्या लगाती है, रिवर्ट वाला फोर्स। तो क्यों ना मैं W की वैल्यू यहाँ डाल दूँ, सो डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल या एग्जर्ट या रिवर्ट वाला फोर्स डेल्टा V। बट डेल्टा V क्या है सर, डेल्टा V तो जीरो माना है, क्यों जीरो माना है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, V नहीं जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो। जब आइसो थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस चल रही थी उसमें भी किस टाइप की, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब जिसमें वॉल्यूम नहीं बदलेगा, मतलब हीट देते रहो देते रहो देते रहो, लेकिन जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम रहेगा। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आया, जीरो। तो अगर मैं यहाँ जीरो डाल दूँ तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। सो यहाँ डेल्टा यू किसके बराबर आएगा, क्यू के बराबर। तो जो हीट आप सप्लाई करते हो वो पूरी चेंज इन एनर्जी में जाएगी, या चेंज इन की एनर्जी कितनी आएगी, क्यू के बारे में सवाल आ सकता है, विच इज करेक्ट फॉर द आइसोकोरिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, तो वो है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। आ रही है बात समझ में। इंटरनल एनर्जी बदली तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, वर्क ना, वर्क रिस्पॉन्सिबल नहीं, कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्यू। तो आइसोकोरिक प्रोसेस जो होती है जहां पे वॉल्यूम चेंज होता ही नहीं है, उसमें इंटरनल जो हीट सप्लाई की जाती है उससे क्या बदलती है, केवल इंटरनल एनर्जी। जैसे कि आप सोचो ना आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, मम्मी किचन में देखा होगा दूध गर्म करने को रखती है और आपको बोलती है बेटा मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रही हूँ, दूध जैसे ही ऊपर आएगा गैस बंद कर देना, और आप लगे रहते हो मोबाइल में गेम खेलने में, फिर गालियां खाते हो बाद में। तो जब आप हीट दे रहे हो तो क्या वॉल्यूम इतना ही रहेगा या बढ़ेगा, धीरे धीरे दूध ऊपर आएगा, धीरे धीरे दूध ऊपर आएगा। पहले उसका वॉल्यूम यहां तक था, मैं नाम देता हूं V1, और क्या हो चुका है V2। सो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू डेल्टा V। तो वॉल्यूम बदला, और ये कौन सी प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम बदलना नहीं चाहिए। आप कितनी भी हीट दो, कितनी भी हीट दो, वॉल्यूम कहाँ रहना चाहिए, बस यहाँ ही, इतना ही रहना चाहिए। तो अगर वॉल्यूम नहीं बदला मतलब डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो यहाँ जीरो डाल दिया, ये आ गया। तो फिर हीट ने क्या किया, अगर वॉल्यूम बढ़ा ही नहीं तो ये जो हीट आप दे रहे हो उसने क्या किया, केवल और केवल आपकी इंटरनल एनर्जी बदली। क्या बदली, केवल और केवल इंटरनल एनर्जी। इसको चिंदे टॉपिक समझ के छोड़ मत देना, बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है। मेरे ख्याल से ये बात दिमाग में जा रही है, राइट। आगे बढ़ते हैं, डन। सब इस पे खेल है पूरा, अब ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, या एक साथ आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में। आइसोबारिक बार 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 मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी ये नाम आता है ना, थोड़ा बुरा लगता है। आइसोबारिक प्रेशर रिलेटेड, जिसमें प्रेशर बदलेगा नहीं। ठीक है, लगा दो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो भाई डब्ल्यू क्या है, पी माइनस डेल्टा वी। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू तो है माइनस पी, मैं डेल्टा वी की जगह पे बस वी लिख देता हूँ। ये हो गई आपकी आइसोबारिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो भाई ये जीरो नहीं डाल सकते। तो प्रेशर जितना था उतना तो रहेगा ही, प्रेशर तो जीरो नहीं, प्रेशर जितना था उतना रहेगा ही, कांस्टेंट है प्रेशर। तो वॉल्यूम क्या नहीं है, जीरो नहीं है, तो यहाँ जीरो नहीं डाल सकते। तो डेल्टा यू किसके बराबर है, क्यू पी वी। आई बात समझ में। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि प्रेशर रिवर्ट है, एक्चुअली माइनस साइन क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि वो आने वाले प्रेशर को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया, एक बार देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। डन डन, जाए आगे, मिटा दूं। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम पे। अब अगर आपको ये समझ गया है तो हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है जो जेईई टास्क है। ठीक है, चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल लो। फर्स्ट न्यूमेरिकल, a system in which there is no exchange of matter, work, energy from the surrounding is टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 डन। तो देखो ऐसी सिस्टम की जिसमें मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, मैटर मतलब मास वगैरह कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तुरंत 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 आइसोलेटेड मत बोल देना, तुरंत आइसोलेटेड घाई मत करना, पूरा सवाल पढ़ो। मैटर एक्सचेंज नहीं होगा,
वर्क भी नहीं होगा, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, पार्सल आ गया था, कोई बात। सो तुरंत घाई नहीं करेंगे हम, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, वर्क भी एक्सचेंज नहीं होगा और एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होगी। तो कौन सी प्रोसेस है? ना मास एक्सचेंज हो रहा है, ना एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ना कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो सर एडियाबेटिक। कौन सी प्रोसेस है? एडियाबेटिक। तुरंत आइसोलेटेड पे, क्लोज तो कोई भी नहीं करेगा, आइसोथर्मल भी नहीं करेगा, गलती से कुछ लोग आइसोलेटेड कर सकते हैं ना। कौन सी है? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक मतलब नो एक्सचेंज ऑफ मास, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट वाला एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा ये पेज पे ये सवाल। नेक्स्ट आगे बढ़ता है। व्हेन द सिस्टम डज नॉट चेंज हीट विथ सराउंडिंग, दिस प्रोसेस है भाई। हीट अगर एक्सचेंज नहीं हो गए तो चिंदी वाला सवाल है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल हीट, केवल हीट के बारे में बताया ना, आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रही तो कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल। सीईटी लेवल का सवाल है, ऊपर थोड़ा सा था, नॉर्मल टफ था, टफ नहीं बोल सकते, फिर भी सीईटी लेवल ही बोलेंगे हम उसको। तो ठीक है, ये गरीब वाले सवाल थे थोड़ा। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ता है। अच्छा ये हो गए। नेक्स्ट, अभी ये नेक्स्ट वाला सवाल देखो, assertion type है। स्टेटमेंट 1, द सम ऑफ, दिस इज रियली एमपी क्वेश्चन, द सम ऑफ q प्लस w इज अ स्टेट फंक्शन। यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, मैं लिख देता हूँ q प्लस, ये एक नंबर का स्टेटमेंट है ना, ऐसे मस्त मजेदार सवाल। q प्लस w इज स्टेट फंक्शन। लास्ट वाली वीडियो में सब बताया स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, ये स्टेट फंक्शन है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? वर्क एंड हीट आर स्टेट फंक्शन। वर्क एंड हीट, ये कौन से फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। ठीक है, अब देखो कौन सा स्टेटमेंट सही, लगाओ दिमाग अपना। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। ओके, याद रखना हीट और वर्क जो है, हीट और वर्क, हीट और वर्क ये पाथ फंक्शन है। ये क्या है? पाथ फंक्शन। हीट और वर्क क्या है? पाथ फंक्शन। दिमाग में सेट करना, हीट और वर्क क्या है? पाथ फंक्शन। हीट और वर्क क्या है? पाथ फंक्शन। बार बार दिमाग में सेट करो, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। लेकिन Q प्लस डब्ल्यू क्या है? Q प्लस डब्ल्यू क्या है? व्हाट इज Q प्लस डब्ल्यू? सर Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये क्या है? स्टेट फंक्शन है। ये क्या है? स्टेट फंक्शन। वर्क एंड हीट इज पाथ फंक्शन। दिमाग में सेट करो, यहां से ही गेम बदल रहे। क्यू एंड हीट, वर्क एंड हीट, आई एम सॉरी, वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन नहीं भाई, स्टेट फंक्शन नहीं। स्टेट के फंक्शन क्या होता है? जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, ये स्टेट फंक्शन। स्टेट मतलब क्या? स्टेट मतलब क्या? स्थिति, परिस्थिति, कंडीशन। ये तो किसी की कंडीशन के बारे में बताते हैं, फिजिकल कंडीशन, जैसे प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना। चाय बनाते हैं तो भाई चाय बनेगी तो उसके ऊपर प्रेशर आए ना, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट, पढ़े ना यहाँ पे। वॉल्यूम कितना है? अगर दूध का वॉल्यूम, दूध गर्म करते हो और दूध ऊपर ऊपर आ रहा है तो क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है? सर दूध गर्म हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, उसकी स्टेट बता रहा है ये। वॉल्यूम बढ़िंग मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ, सब कुछ आना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर है। तो याद रखना वर्क एंड हीट इज पाथ फंक्शन। लेकिन Q प्लस डब्ल्यू क्या होता है? डेल्टा यू, वो स्टेट फंक्शन है। अब देख तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये कह रहा है कि Q प्लस डब्ल्यू इज स्टेट फंक्शन, Q प्लस डब्ल्यू इज स्टेट फंक्शन। हाँ, Q प्लस डब्ल्यू स्टेट फंक्शन, यस। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू, पहला स्टेटमेंट ट्रू। वर्क एंड हीट इज स्टेट फंक्शन ना, वर्क एंड हीट क्या है? पाथ फंक्शन, मतलब सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, फॉल्स। तो पहला बराबर, दूसरा फॉल्स। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट, रॉन्ग। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो सी ऑप्शन इज करेक्ट, छापो इसको। डन, कर लिया, कर लिया। आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको, समझने की कोशिश करो। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है मेरे भाई? वर्क। क्यू क्या होती है? हीट। और ये क्या होता है? इंटरनल, चेंज इन लिखते हैं, चेंज इन इंटरनल। दिस इज रियली आईएमपी क्वेश्चन, बहुत आईएमपी करो इसको, बहुत मस्त क्वेश्चन है। इंटरनल एनर्जी,
याद रखना हीट और वर्क दोनों भी कौन से फंक्शन है, पाथ फंक्शन, पाथ पे डिपेंड करते हैं। लेकिन उनकी जो एडिशन है u, वो कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है आपका स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो मजेदार सवाल बन रहे हैं, सवाल करेंगे तो मजा आएगा। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया, तो इतना याद रखना है, स्टेट पाथ। ओके, मिटा दें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, if w is amount of work done by the system, w क्या है, w क्या है, amount of work done by the system, सिस्टम ने काम किया, सिस्टम ने काम किया, सिस्टम कैसा काम करेगी, सिस्टम ने काम किया, सिस्टम कैसे काम करेगी, करेगी सिस्टम काम करेगी, इसलिए बोलता हूँ एक एक बेसिक पकड़ के रखो। इसलिए लेक्चर की शुरुआत किससे की हमने, साइन कन्वेंशन से। हिट मिली नहीं, अगर हिट मिली, अगर हीट मिली तो प्लस क्यू, और मिली हीट तो वर्क क्या हुआ भाई, पॉजिटिव। हीट चली गई माइनस क्यू, तो वर्क भी क्या हो गया आपका, माइनस डब्ल्यू। इतना याद रखो, सवाल होंगे। W amount of work done by the system and Q amount of heat supplied to the system. सिस्टम काम कर रहा है मतलब हीट को छोड़ रहा है और हीट ले रहा है। तो देखो एक सिस्टम है, एक सिस्टम बना देते हैं जहां पे Q नाम की हीट मिल रही है, Q नाम की हीट मिल रही है, और उससे क्या किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है। और वर्क करना मतलब हीट ली पॉजिटिव Q और हीट छोड़ दी, हीट को क्या कर दिया, माइनस Q, क्योंकि वर्क है ना, वर्क किया सिस्टम ने वर्क किया मतलब सिस्टम ने हीट एनर्जी छोड़ दी, और सिस्टम पे काम हुआ मतलब सिस्टम ने हीट एनर्जी ले ली। ये कह रहा है कि W अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, डन बाय द सिस्टम, तो अगर वर्क किया है, अगर सिस्टम ने वर्क किया है, मतलब देखो बाहर एरो है, सिस्टम ने वर्क किया है, तो वर्क क्या आएगा, माइनस, तो हीट भी क्या होगी, माइनस। माइनस हीट मतलब हीट मिलना या जाना, जाना, हीट चले जाना, चले जाना, चली गई हीट। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, Q इज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, और हमने Q हीट सप्लाई की, मतलब जितनी हीट आई हमने वर्क करने में सप्लाई कर दी। लेकिन क्या मास सप्लाई किया, क्या मास सप्लाई किया ना, मास सप्लाई किया नहीं। अगर ये स्टील का पैक बर्तन है, स्टील के बर्तन आते हैं ना, ये स्टील का एक पॉट है, उसमें हमने गर्म चाय रख दी, स्टील का पॉट ऊपर से पैक कर दिया, ऊपर से क्या कर दिया, पैक टाइट कर दिया मशीन के अंदर, तो यहां से क्या निकलेगी, बर्तन से केवल हीट। तो जो हीट हमने गर्म करने में दी वही हीट बर्तन से निकल गई। क्या उसमें से पानी की एक भी बूंद, चाय की एक भी बूंद बाहर जा पाई, नहीं, तो मास सप्लाई हुआ क्या, नहीं। तो बताओ कौन सी सिस्टम है, सर क्लोज सिस्टम, डन। ये कौन सी सिस्टम है, क्लोज सिस्टम। आ रही बात समझ में, इतना डिटेल में सोचना है, बी ऑप्शन को करेक्ट करो। मिटा दे, समझ रहा है, मिटा दे, देख लो एक बार, कंडीशन को समझने की कोशिश करो। सेकंड, according to the first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. Correct? In a special cases, the statement can be expressed in different way. तो कभी कभार हम इसी चीज को अलग अलग तरीके से लिखते हैं, देख लेंगे। Which of the following is not correct expression? मतलब 3 करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। चलो ढूंढने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। At a constant temperature, Q is equal to minus W. भाई लिख लो, डेल्टा U is equal to Q plus W। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा U क्या होगा, प्यारे बच्चों, जीरो। अगर ये जीरो होगा तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। यहाँ पे जीरो डाल दो, W को इधर भेजो, बराबर छे, केम छे, सू छे, सारू छे, दंडा लेने मारू छे, तो ये बराबर छे, बराबर। नेक्स्ट, व्हेन नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन, डेल्टा U इज इक्वल टू Q। जब वर्क कुछ भी नहीं होगा, वर्क जीरो होगा। दूसरी केस में वर्क कितना मान रहे हैं, जीरो। तो भाई अगर ये जीरो डाल दूं तो डेल्टा यू किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर, आ भी बराबर छे। नेक्स्ट, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, बट डब्ल्यू इज होता है पी इंटू डेल्टा वी, पता है ना सबको, क्यू क्या, डब्ल्यू क्या होता है, नहीं पता तो ठीक है, डेरिवेशन सिखा देता हूँ। डब्ल्यू क्या होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। जब आप प्रेशर लगाओगे, प्रेशर क्या करोगे, लगाओगे, तो वॉल्यूम बदलेगा या नहीं बदलेगा। अगर आप प्रेशर लगाओगे और वॉल्यूम बदलेगा या नहीं बदलेगा। हमारे लिए फिजिक्स में क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां भी भैया फोर्स है, लेकिन कौन सा फोर्स है, एनर्जी वाला फोर्स, एनर्जी देके प्रेशर लगाएंगे हम। बात याद रखना, जब आप वर्क करते हो थर्मोडायनामिक्स में तो प्रेशर क्रिएट होता है और वॉल्यूम क्या होता है, बदलता है, समझेगा, डोंट वरी।
ठीक है। सो W की वैल्यू P डेल्टा V, सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V, बराबर है, ये भी बराबर है। क्या ये सही है? ये सही है। व्हेन अ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, एनर्जी जा रही है, तो क्या इक्वेशन से आएगा? ना ना। देखो लास्ट वाली इक्वेशन गलत कैसे है, फिर से बॉक्स बनाओ, अगर हीट मिली तो पॉजिटिव, वर्क भी क्या होगा? पॉजिटिव। अगर हीट चली गई माइनस क्यू, और वर्क भी क्या होगा? माइनस डब्ल्यू। लगाओ फॉर्मूला, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। वो कह रहा है व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। हीट चली गई, अगर हीट चली जाएगी तो वर्क भी क्या होगा? माइनस। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू या माइनस? माइनस डब्ल्यू। यहां इसने प्लस लग दिया, पकड़ा गया ये। डन। इस तरह के सवाल हम करेंगे। मेरे ख्याल से काफी सवाल इस पे ले लिया, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मिटा दूं 1 2 3 4 5, मिट जाता है अभी ये। ओके नेक्स्ट। ठीक है, अब जिनको ये नहीं समझा है कि वर्क इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा वी, सॉरी आई एम रियली सॉरी, वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, ये फॉर्मूला कैसे है? तो ये एक एक्सप्रेशन है, आपको कंपटीशन में भी काम में आएगा और स्टेट बोर्ड में भी काम में आएगा, एग्जाम में। एक्सप्रेशन फॉर, या आई मस्ट हेडिंग लगाओ, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर ऑन वॉल्यूम, वर्क इज इक्वल टू प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसका रिलेशन देखेंगे। इस डायग्राम को देखो, जो रेडीमेड डायग्राम यहाँ लाइए, यहाँ पे एक पिस्टन है और जिससे क्या हो रहा है? गैस प्रेस किया जा रहा है। पिस्टन से क्या किया जा रहा है? गैस प्रेस। अब पिस्टन जिनको नहीं समझता है, डॉक्टर के पास इंजेक्शन देखा है कभी? डॉक्टर ऐसे इंजेक्शन भरता है, ठीक है। पेशेंट की हालत देखो, पेशेंट तो बेचारा अपना बुरा है, ये पेशेंट, उसकी आंखों में आंसू निकलता है, ये पेशेंट बेचारा रो रहा है, ठीक है ना। बोला ना बाहर का नहीं खाने का, अच्छा अच्छा खाने का, ठीक है। उसको डॉक्टर ने बोला चलो सो जाओ, सो जाओ, बच्चा सो गया, वो ये उसके हाथ, ठीक है। अब क्या होगा? डॉक्टर ऐसी इंजेक्शन भरेगा और चुभा देगा, इसको बोलते हैं पिस्टन ब्लॉक सिस्टम। ये ब्लॉक और ये क्या है? पिस्टन। यहां वो दवाई है, जब वो दबाएगा तो ये दवाई कहां चली जाएगी? ह्यूमन बॉडी में। अच्छा हुआ, देखा बाहर का खाते हो ना, ऐसा ही होना चाहिए। डॉक्टर लोगों की लाइफ मस्त है यार, लगा दो बात का, पढ़ाई बहुत करना पड़ता है। अभी आप तैयारी कर रहे हो जेईई नीट के, तो भाई पढ़ाई करो। अगर ये करना है जीवन में, अगर ये करना है, पढ़ाई करो। मतलब ये क्या सर, ये तो मजा आएगा? नहीं, मजा नहीं आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ठीक है, आर यू अंडरस्टैंड? इसको बोलते पिस्टन। जब आप होली खेलते हो, पिचकारी देखी कभी? पिचकारी, उसमें भी कलर भरा जाता है और हम ऐसे दबाते हैं, इसको बोलते हैं पुली ब्लॉक। आई एम सॉरी, पुली ब्लॉक नहीं, फिजिक्स में चला गया मैं, ब्लॉक पिस्टन। आई बात समझ में? उसी तरह हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं कि एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक, और यहाँ पे हमने एक पिस्टन रखा है और उसको यहाँ से ऊपर से प्रेस करने वाले, यहाँ गैस के मोलेक्यूल है, क्या मान लो? गैस के मोलेक्यूल, ये गैस के मोलेक्यूल देखो यहाँ पे दिख रहा है। जब हम ऊपर से प्रेशर देंगे तो ये गैस के मोलेक्यूल है ना, कॉम्प्रेस हो जाएंगे। अच्छा लगता है कॉम्प्रेस होने को। अब स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग, कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, ये स्प्रिंग की इक्विलिब्रियम कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? इक्विलिब्रियम, मतलब जैसे है वैसे। अगर मैं स्प्रिंग को प्रेस करता हूं, क्या करता हूं? प्रेस। स्प्रिंग क्या करेगी? गाली देगी मुझे, सर काय को एड़े चाले कर रहे हो, बैठो ना शांत, क्यों करने का? क्या स्प्रिंग को अच्छा लगेगा? नहीं। मैं कैसे बता भाई, मानो फिजिक्स केम में ट्रस्ट रखो। स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर दिया तो जो एनर्जी मैंने दबाने में दी, मैंने दबाया ना स्प्रिंग को, जो एनर्जी मैंने दबाने के लिए दी वो कहां चलेगी? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो एनर्जी कहां है वो? अगर मैं स्प्रिंग को दबाने के लिए मेरे हाथों से एनर्जी लगा रहा हूं तो वो एनर्जी इस स्प्रिंग में किस टर्म में स्टोर हो जाएगी? इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे मैंने हाथ हटा दिया वो स्प्रिंग पॉपअप हो जाएगी और हवा में उड़ जाएगी। क्या फिर ये एटम नहीं है? ये अगर एटम से बना है तो हवा भी एटम से बनी। अगर आप इसको दबाओगे, यहां तक लेके आए प्रेस करते करते, तो हवा के एटम पास पास आ जाएंगे। हवा के एटम को गुस्सा आ जाएगा कि यार हम तो मौज मस्ती कर रहे थे, मस्त घूम रहे थे, किस इंसान ने हमें ऐसा दबा दिया। तो हमारी एनर्जी वो दब जाएगा और जैसे ही उसको प्रेस आएगा ये एयर मोलेक्यूल भी हमें क्या करने लग जाएंगे? अपोज। ये क्या करने लग जाएंगे? अपोज। ये क्या करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। किसके ऊपर? पिस्टन के ऊपर, पिस्टन के एरिया के ऊपर। क्या करेंगे? ये करेंगे। ठीक है, आप डायग्राम निकाल रहे हो, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गया आगे बढ़ता है। ठीक है, तो भाई आप मुझे बताओ कि ये जब ये करेगा तो कितना फोर्स लगाएगा ऊपर?
तो आप पे पता है प्रेशर का फॉर्मूला सबको आता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मुझे ये जानना है कि कितना फोर्स लगाया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्ट इनटू एरिया, प्रेशर एक्सर्ट ऑन द एरिया ऑफ पिस्टन, फोर्स, व्हाट इज फोर्स, प्रेशर्स एक्सर्ट ऑन द एरिया ऑफ पिस्टन। साइन देनी पड़ेगी, और वो भी कौन सी वाली साइन, माइनस साइन। कौन सी वाली साइन देंगे हम, माइनस साइन। माइनस साइन का मतलब क्या भाई, अपोजिट डायरेक्शन है, बड़े वाले प्रेशर को नीचे वाले इसमें। जब ये ज्यादा नीचे से प्रेशर लगाएगा तभी मैक्सिमम वर्क होगा। तो वर्क ज्यादा कब होगा, ये कब अपनी सारी एनर्जी या एटम सब एनर्जी कब होगी। भाई आप बॉलीवुड में मूवी देखते हो ना, जब कोई ऐसा बहुत बड़ा आदमी रहता है गांव में, डॉन रहता है, वो गरीबों पे अन्याय करता है, गरीबों पे अन्याय करता है और अन्याय करता है और प्रेशराइज करता है, तकलीफ देता है, तो सारे लोग मिलके फिर बाद में उसकी बैंड बजा देते हैं। वैसे तो विलन 95% लाइफ उसकी मजे जाती है, लास्ट के 10 मिनट पिक्चर में उसकी बैंड बजती है। एक्चुअली मजे विलन की है, किसी को भी उठा के ले जाता है, हीरो बेचारा मार खाता है, दर दर की ठोकरें खाता है, गुंडे उसको पीट के जाते हैं। हमें क्या करना है, हम काम की बात करते हैं। तो जब इसको प्रेशराइज किया जाएगा, जितना ज्यादा प्रेशराइज किया जाएगा उतनी ये जो एटम है ना गैस के, वो क्या करेंगे, मैक्सिमम वर्क करेंगे, मैक्सिमम वर्क करेंगे। सर ये स्टोरी क्यों बताई, मैं यही कह रहा हूं, ये सवाल, ये पढ़ाई आपको क्या कर रही है, प्रेशराइज, जितना ज्यादा आप प्रेशराइज होगे उतना ज्यादा वर्क आपसे घर वाले या सारी दुनिया उम्मीद रखती है। लेकिन फिर क्यों नहीं होता सर, टिचुक 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 मोबाइल में लगे हो, होगा कैसे, प्रेशर दिया तो रिवर्स मारा उसने, तो कितना फोर्स लगाया, F इज इक्वल टू माइनस पी एक्सर्ट इंटू ए, वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क इज इक्वल टू, व्हाट इज वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से जब वो प्रेशर लगाएगा, दबा दिया दबा दिया, अब ये जो हवा है ना ये प्रेशर लगा रही, हवा ने भी नीचे से, गैस ने प्रेशर लगाया और कितना डिस्प्लेस कर दिया इसको, डी डिस्टेंस इतना डिस्प्लेस कर दिया, कितना, डी डिस्टेंस। ओके सर W इज इक्वल टू, व्हाट इज फोर्स, माइनस पी एक्सर्ट इंटू एरिया इंटू डी। आई बात समझ, 3D ना, ये वॉल्यूम होगा गैस का, पूरा भरा होगा। बट व्हाट इज एरिया, एरिया क्या होता है भाई, लेंथ इंटू लेंथ, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, और ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या है, एक लेंथ, सो लेंथ इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, सो ए इंटू डी इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो डाल दो यहाँ पे, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सर्ट इंटू वॉल्यूम। अभी एक न्यूमेरिकल किया ना, वहां पे मैंने क्या बताया कि आपको पता होगा वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, या वर्क इज इक्वल टू पी डी वी, ऐसा भी लिख सकते हो, वर्क इज इक्वल टू पी डी वी। सर माइनस क्यों, अरे भाई ये साइन है रिवर्ट का, ऊपर जा रहा है ना, ऊपर से दिया तो उसको अगेंस्ट किया, जितना आप इसको कॉम्प्रेस करोगे, प्रेशराइज करोगे, उतना ही ये क्या करेगा, वर्क। अगर आप इसको दबाओगे ही नहीं तो ये वर्क करेगा क्या। प्रैक्टिकल करना है, कोई बात नहीं, देखो प्रैक्टिकल, एक बलून ले लो, बलून ऐसे ही पड़ा है, बलून ऐसे ही पड़ा है, मानो उसके हवा के, मानो क्या है, मानना क्या है, बलून में क्या होती है, हवा। मोबाइल खेल के हवा मत करो, बलून में क्या होती है, हवा। क्या कर रही है वो, कुछ भी नहीं, रैंडमली अपना जो काम है वो चल रही। अगर मैं बलून को प्रेस करूं, ऐसा दबाऊं, जोर से दबाऊं, तो क्या आपने अगर कभी ऐसा किया तो आपको ये फील होगा बलून के अंदर की हवा भी आपको क्या करती है, अपोज। लेकिन अगर आपने प्रेस ही नहीं किया तो क्या वो वर्क करेगी, नहीं। तो जितना ज्यादा प्रेशर उतना ही ज्यादा वर्क होता है, ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो, चलो छापो फटाक से। डन, मेरे ख्याल से दिमाग में चला गया होगा। अगर स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी, सीबीएसई में कभी एग्जाम में आता है तो भी आपको ये काम आएगा। मिटा दे इसको, ओके आगे बढ़ते हैं। हमें मैक्सिमम वर्क चाहिए, क्या चाहिए हमें, मैक्सिमम वर्क। तो हम मैक्सिमम वर्क अगर देखना चाहते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमें सीखना पड़ेगा, ताकि इसके ऊपर आने वाले न्यूमेरिकल हम आराम से कर सके। तो प्लीज हेडिंग लगा दो, हेडिंग लगा दो, मैक्सिमम वर्क एक्सप्रेशन या डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। अब सोचो तो सही, अगर वो सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और इसमें गैस के मोलेक्यूल भरे भी है, ये क्या है, सारे गैस के मोलेक्यूल जो नॉर्मल कंडीशन में, और यहाँ पे वो पिस्टन है, यहाँ पे वो पिस्टन है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं। आपने इसको प्रेशराइज किया, इस बार क्या करेंगे हम, प्रेशर रखने के लिए ना वेट बढ़ाएंगे, उस पर क्या डालेंगे, वेट। इधर भी 1 किलो डाल दिया, इधर भी 1 किलो डाल दिया। ड्यू टू दैट वेट पिस्टन कहाँ गया, नीचे। कहाँ आ गया, नीचे। हवा को प्रेशर तो मिला ना, इसका मतलब हवा पे क्या हुआ, वर्क हुआ। एक्चुअली जब प्रेशर आता है ना तो एनर्जी उस एयर के एटम में जा रही है, एयर के पास एनर्जी नहीं थी। जब हमने हवा को दबाया, हमारी ही एनर्जी, जब बलून को दबाते हो ना, हमारी ही एनर्जी किसको चली जाती है, एयर के एटम के पास, और वही एनर्जी से हमें अपोज करता है। इसलिए हमारी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा ही रहती है इंटरनल एनर्जी से। आई बात समझ में।
हमने अब पहले जो 1-1 किलो वजन था ना, इस पे और 1-1 किलो डाल दिया। मजा आ रहा है सर? यस। और नीचे चला गया। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि जितना हम उस पे वजन लगाएंगे उतना एयर कॉम्प्रेस होगी, उतना एयर क्या होगी? कॉम्प्रेस। और जितना एयर कॉम्प्रेस होगी वो इतना ही ज्यादा प्रेशर हम पे लगाएगी, और हम उसको इतना प्रेशराइज करेंगे ताकि वो हमें मैक्सिमम वर्क दे। क्या दे हमें? मैक्सिमम वर्क। और हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम वर्क। चलो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं। कहां से कहां तक करेंगे हम? जब ये मैक्सिमम दब जाएगी और हम ये प्रेशर को, अब ये देखो यहां वजन तो हमने बढ़ा दिया है, ठीक है। अब हम इस बार क्या करेंगे? अब वजन नहीं बढ़ाएंगे, एक एक वजन को कम करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे वरना मुंह पे लग जाएगा। हम क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा वजन हटाएंगे। जैसे ही थोड़ा वजन हटाया ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बराबर है ना। जब वजन देके दबाया जा सकता है तो वजन निकाल के कहां लाया जा सकता है? ऊपर। जैसे हम वजन को हटा देंगे तो ये कहां आएगा? थोड़ा सा ऊपर आएगा सर। थोड़ा सा क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो फिर छोटे छोटे वर्क करना है। छोटा वर्क क्यों? अगर छोटा वजन हटाए तो थोड़ा सा ऊपर आएगा। सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट यहाँ देखने को मिली, तो छोटा फोर्स इंटू छोटी डिस्प्लेसमेंट, तो क्या मिलेगा? छोटा वर्क। तो छोटा वर्क कहाँ से कहाँ तक लेते हैं हम लेते हैं यहाँ से, मानो कि ये जो था ना यहाँ तक आया, तो ये वॉल्यूम 1 लेते हैं। इसको क्या लेता हूँ? जब इतना दब गया था ना हवा, इतनी कॉम्प्रेस हो गई तो क्या लेते हैं? V1। और ये क्या लेते हैं? V2, जब वो पूरा खुल जाएगा, ठीक है। कहां से कहां तक? इनिशियल कंडीशन से लेके फाइनल कंडीशन तक का पूरा वर्क निकालेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वर्क क्या होता है? P dV। कहां से कहां तक? V इनिशियल से लेके V फाइनल तक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स से? वर्क इज इक्वल टू P डेल्टा V, माइनस साइन तो इंडिकेट करने के लिए दे देते हैं। चलो ये देखो बाहर माइनस साइन भी दे दिया, नाराज होने की जरूरत नहीं। ओके ठीक है। अब आप सब लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन पता होगी। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस में क्या गैस सच में आइडियल होता है? ना, परफेक्ट आइडियल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये इक्वेशन पढ़नी ताकि ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। अब जिनको ये पता नहीं वो लोग क्या करना है? उनको बॉयल्स लॉ देखना है, चार्ल्स लॉ देखना है और गे लुसैक लॉ पढ़ना है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, इफ 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट, क्लास 11th का कोई बंदा ये देख रहा है तो शायद उसको PV इज इक्वल टू nRT ना पता हो। तो अगर ये उसको जानना है तो वो बॉयल्स लॉ पढ़े, चार्ल्स लॉ पढ़े, गे लुसैक लॉ पढ़े केमिस्ट्री में, बराबर। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे ना तो वॉल्यूम घट जाएगा, सीधी सी बात है। मानो कि ये सोफा है, ये क्या है? सोफा। दिख रहा है वीडियो में? हाँ सोफा है। अगर कोई बंदा इस पे बैठ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? भाई घटेगा ना, सीधी सी बात है। अगर कोई बंदा बैठ जाए, मानो ये बैठा है, आप समझदार हो समझ लो, अगर बैठ गया तो वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा? घट जाएगा, सीधी सी बात है। ये बॉयल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ क्या बता रहा है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम मतलब आकार बढ़ेगा। कैसे? देख लो, अगर मम्मी किचन में दूध गर्म कर रही है और आपको बोला बेटा ध्यान रखना मैं बाहर जाके आ रही हूँ, अगर आप आग लगाओगे मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या दूध की लेवल इतनी रहेगी या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। हेंस प्रूफ pressure is directly proportional to volume when pressure remains constant, pressure is inversely proportional to volume when temperature remain constant, and Gay-Lussac law क्या बोल रहा है? pressure is directly proportional to temperature। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। हेंस प्रूफ कर देते हैं ना। देखो कुकर, क्या ये कुकर है? ना, ये प्रेशर कुकर है। सर हम कब लेंगे? जब आपकी शादी होगी ना तो आपके ससुराल वाले आपको देंगे। कौन सा कुकर? प्रेशर कुकर। सर क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक प्रेशर ठीक है जाने दो, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ जो ऑलरेडी एक प्रेशर रहेगा तो उसको कम करने के लिए एक है प्रेशर कुकर। सो क्या होता है जब हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते, खिचड़ी बनाते, चलो लेट्स मेक अ खिचड़ी। सो व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय क्या बोलते हैं वो नीचे का नॉब जो होता है ना, क्या बोलते हैं? रेगुलेटर। यस, बाय मूविंग दैट रेगुलेटर व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, सीटी नीचे आएगी ऊपर जाएगी? ऊपर जाएगी। किसके प्रेशर से? गैस के प्रेशर से। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो प्रेशर कुकर के अंदर का टेम्परेचर भी क्या, प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए नाम इसका क्या है? कुकर नहीं, प्रेशर कुकर। बस अब ये तीनों लॉ को एक साथ मिला दो तो क्या इक्वेशन बनेगा? PV इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RT। इसको हटा दिया क्योंकि यहाँ हर जगह पे मोल्स होते हैं। सो PV इज इक्वल टू nRT। आई एम सॉरी मुझे ये बीच में ही पढ़ाना पड़ा डेरिवेशन के, लेकिन डेरिवेशन को थोड़ा स्पीड में घुमाता है। दिस इज कॉल्ड एज
बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गay-lussac, एंड दिस कंबाइन इक्वेशन इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? आइडियल गैस इक्वेशन। देखा एक लाइन के लिए कितना झोल झपटा करना पड़ा। ओके कोई बात नहीं। सो अगर मैं ऐसे छोटे छोटे वर्क, ये प्रेशर हटाए ऊपर गए, प्रेशर हटाए ऊपर गए, प्रेशर हटाए ऊपर गए, प्रेशर हटाए ऊपर गए, ऐसे छोटे छोटे वर्क करके एक दिन क्या कर लेंगे हम? बड़ा वर्क। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करके तो छोटे छोटे वर्क का इंटीग्रेशन आता है बड़ा वर्क, छोटे छोटे वर्क का इंटीग्रेशन आता है बड़ा वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन बार, कहां से कहां तक करेंगे हम? या V1 वॉल्यूम से लेके कहां तक करेंगे? V2 वॉल्यूम तक, P और यहां है dV, वही रखा मैंने, चेंज नहीं किया। क्या मैं एक थोड़ी सी मैथमेटिकल अरेंजमेंट कर सकता हूं? सर करो। मैं यहां पे क्या करता हूं? मल्टीप्लाइड बाय V करता हूं और डिवाइडेड बाय V कर देता हूं ताकि कुछ काम हो। सर क्यों किया ऐसा? बताएंगे। W इज इक्वल टू, ये छाप लेना, मैं मिटाने वाला हूं। W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन V1 टू V2। व्हाट इज PV माय डियर स्टूडेंट? NRT डाल दो यहाँ पे, फिर NRT इसलिए तो लिखा है NRT dV बटे V। NRT को बाहर ले लो, W इज इक्वल टू माइनस NRT और ये बचा V1 V2 dV बटे V। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो V इज इक्वल टू NRT, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन V dV, उसका आता है ln V, ये V1 लिखना था, V1 से लेके V2 तक। अब ये टेंशन है, ये V1 V2 क्या है? ये टेंशन है, ये V1 V2 क्या है? देखना अच्छे से, ये मिटा रहा हूं प्लीज। V1 V2 क्या है? देखो ln का मतलब क्या होता है? log टू द बेस ई। क्या होता है? log टू द बेस ई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है कि समय के साथ या किसी के साथ, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है उसका मतलब होता है किसी चीज के साथ घटना या किसी चीज के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे बढ़ना। ठीक है, अभी ये समझाने का टाइम नहीं। मुझे लगता है कि कोई भी नया बंदा टोटल इनिशियल कंडीशन में डायरेक्टली थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट नहीं करेगा, तो ये आपको आता रहेगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करता। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉग टू द बेस। ln की मतलब क्या होता है? लॉग टू द बेस ई। और हम कौन सा लॉग सीखते हैं? लॉग टू द बेस 10। ठीक है, देखो W इज इक्वल टू माइनस NRT, ln की जगह पे मैं लिख सकता हूँ लॉग टू द बेस ई। और देखो इसकी एक बार ये वैल्यू डालते, एक बार ये वैल्यू डालते, तो क्या वैल्यू आएगी? V2 माइनस V1। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, W इज इक्वल टू माइनस NRT लॉग टू द बेस ई V2 माइनस लॉग टू द बेस ई V1। जब लॉग में सब्सट्रैक्शन होता है तो लॉग में एक्चुअली क्या होता है? डिवीजन। जब लॉग में सब्सट्रैक्शन हो तो लॉग उसका क्या लिख सकता है? डिवीजन। तो क्यों ना मैं ऐसा लिख दूं, माइनस NRT इज इक्वल टू, लॉग तो कॉमन ले रहे हैं, लॉग टू द बेस ई V2 माइनस V1। भैया लॉग में सब्सट्रैक्शन का ही मीनिंग क्या होता है? डिवाइड। आई बात समझ में? ये तो हो गया, हमारा आंसर आ गया। लेकिन याद रखना हमें लॉग टू द बेस ई में नहीं चाहिए, कन्वर्जन किस में करना है? लॉग टू द बेस 10 में, नेचुरल लॉग में हमारे। याद रखना लॉग टू द बेस ई को अगर आप लॉग टू द बेस 10 करना चाहते हो तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो? 2.303 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2.303 से। तो लॉग टू द बेस ई की जगह पे अगर लॉग टू द बेस 10 लाना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करो 2.303 से। कर देते, W इज इक्वल टू माइनस NRT log to the base e की जगह पे लिखेंगे 2.303 log to the base 10 V2 by V1। V2 by V1। सर ये अच्छे से लिखो ना, अच्छा नहीं दिखा। ओके अच्छे से लिखते हैं, ये आगे ले लेते हैं, माइनस 2.303 NRT log to the base 10 V2 by V1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। छापो, रुकना, तुरंत मत छापना। ये दिख रहा है? हाँ, तुरंत मत छापना। और एक मजेदार बात सिखाता हूं, बट वी नो V2, अरे ना 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 ऐसे नहीं सिखाऊंगा। बट वी नो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कौन बोला रे? बॉयल्स। कौन बोला? बॉयल्स लॉ। प्रेशर किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? वॉल्यूम के साथ। क्या इसका मतलब V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं? यस। अगर लिक्विड है तो वॉल्यूम की बात करो, अगर गैस है तो प्रेशर की बात करो। गैस की वैल्यू किस में दी होगी आपको? प्रेशर के टर्म में। आई बात समझ? इनवर्सली ना, अगर यहां मैं 1 लिखूं तो नीचे क्या आएगा? 1, तो क्रॉस हो गए, देखो इनवर्सली। तो मैं इसी इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT लॉग टू द बेस 10। मैंने गलती से ही लिख दिया यहाँ पे, लॉग टू द बेस 10 P1 अपॉन P2, V2 अपॉन V1, P1 अपॉन P2। चलो छापो फटाक से। डन, जाए आगे। देखो नेक्स्ट,
ओके चलो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। फॉर्मूला हो गया, सबके दिमाग में सेट हो गया। 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, देखो फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, उसी के रिलेटेड प्रॉब्लम है। वर्क डन, ये वर्क वो वाला वर्क नहीं है, ये कौन सा वर्क है? लाइव हूं मैं, दिख रहा, वीडियो चल रहा है, ओके। ये कौन सा वर्क है? ये मैक्सिमम वर्क है, खाली वर्क नहीं है, मैक्सिमम वर्क, कि भाई इतना प्रेशर देने के बाद अब इतना काम तो होने ही वाला है, इससे ऊपर नहीं होगा, ये मैक्स है। -2.303 nRT log to the base 10 V2 अपॉन V1, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे नाम दे देते, ये कांस्टेंट वैल्यू है, n होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, r होता है, r की गैस कांस्टेंट, r को क्या बोलते हैं? गैस कांस्टेंट। ये डिपेंड है, हर गैस की अपना एक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, वो होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। लॉग टू द बेस 10 आपको आता है, लॉग आता होगा तो ठीक। ये है आपका फाइनल वॉल्यूम अपॉन ये क्या है? इनिशियल वॉल्यूम, ये है। चलो अब देखते क्या क्या दे के रखा है, मेरे ख्याल से हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं। सो W इज इक्वल टू -2.303 एंड नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए? 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली। 2 मोल गैस लिया, कितना मोल? 2 मोल, और उसको आइसोथर्मली एक्सपांड किया। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है, जितना शुरुआत में रखे उतना ही। जैसे कि एक मराठी में कहते हैं मंद आंचेवर, एक फिक्स टेम्परेचर पे, है ना। एक बार गैस को सेट कर दिया ना, फिर टेम्परेचर नहीं बढ़ाने का, टेम्परेचर क्या रखना है हमें? हमेशा फिक्स। तो उसको एक्सपांड किया गया गैस को, एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 20 लीटर टू 30 लीटर, और उसको एक्सपांड किया गया रिवर्सिबली। तो ठीक है, तो कितने मोल गैस है? 2 मोल, मल्टीप्लाइड बाय मोल की वैल्यू है 2, गैस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है 8.314। टेम्परेचर कितना दे रहा है? टेम्परेचर बोल के रखा है, ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो टेम्परेचर आइसोथर्मली कितना मेंटेन किया गया? 300, ओके मतलब इजी से कुछ। लॉग टू द बेस 10 V2, तो देखो 20 लीटर्स टू 30 लीटर, तो भाई V1 कितना था पहले? 20 लीटर, तो वहां से उसको कहां बढ़ाया गया? 30 लीटर तक। 20 लीटर से कहां तक चला गया? वो 30 लीटर तक एक्सपांड किया गया ना, बड़ा किया गया। तो डाल देते हैं V2 कितना है भाई? 30, और V1 कितना है? 20। इसको काट करो, 2/3 आ जाएगा आपका 1.5, ये आएगा 1.5। सो लॉग 1.5 की वैल्यू डालना है, और इसको बस कैलकुलेट करना है, जो आंसर आएगा वो होगा आपका फाइनल आंसर। कैलकुलेट द वर्क डन, ये मैक्सिमम वर्क आप निकाल लोगे, ठीक है। करके देखते हैं आगे, आप चाहोगे तो करके देखते हैं। अभी लॉग 1.5 की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। सो W इज इक्वल टू -2.303 मल्टीप्लाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको हो गया 600 मल्टीप्लाइड बाई 8.314। लॉग टू द बेस 10 1.5 का आना चाहिए 0.18 के आसपास, लगभग इतना आ जाएगा 0.18 के आसपास। बस अब क्या करना है आपको? मल्टीप्लिकेशन करना है एंड यू गेट आंसर। इस तरह आप वर्क निकाल सकते हो। आई बात समझे? इतना सिंपल सा फंडामेंटल है, कर लोगे घर पे, ले लो होमवर्क, और अगर आंसर आ जाए आपका तो कमेंट में आंसर डाल देना, ठीक है, चेक करके बता दूंगा। डन? क्या समझ रहा है? दिमाग में जा रहा है? कॉन्सेप्ट समझ गए सब? जो आज मैंने सिखाया बहुत ज़्यादा एमपी, जो न्यूमेरिकल करवाए वो बहुत ज़्यादा एमपी, कुछ न्यूमेरिकल जेई नीट में आ चुके हैं, सो प्लीज़ उसको करना, ठीक है। रखते प्रॉब्लम को आप बदल भी सकते हो अलग अलग तरीके से। यहाँ आप चाहिए तो 30 लीटर कर दो, यहाँ 40 लीटर कर दो, 400 कर दो, 4 मोल कर दो, नया प्रॉब्लम ले लो बस। तो प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मिटा दूं? डन। ये कुछ और न्यूमेरिकल्स है जो हमें करने, एमसीक्यूज है, जेई नीट में पूछे हुए। चलो देखो, वो छाप लिया पुराना, चलो देखते हैं। सोचो, दिमाग लगाओ। फॉर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन प्रोसेस, आइसोथर्मल टेम्परेचर नहीं बदलने का, जितना है उतना ही रखने का, डेल्टा टी क्या रखने का? 0। आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी को बदलने का नहीं, टेम्परेचर बदलने का नहीं, फिक्स रखने का। रिवर्सिबल एक्सपांशन है, द वैल्यू ऑफ क्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एक्सप्रेशन। तो आप इसमें क्यू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? हमें क्या सिखाया गया प्यारे बच्चों? वर्क इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और वर्क निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? वर्क इज इक्वल टू -2.303 क्या रहता है? एन टी लॉग टू द बेस 10, ये सब वॉल्यूम के, तो मैं लिख देता हूँ V2 अपॉन V1। W इज इक्वल टू क्यू प्लस, अरे क्या मैं गलत लिख दिया, मैं आई एम रियली सॉरी। डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। प्लीज करेक्ट करना, घाई में बोल दिया। डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये क्या है?
ये है थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ। क्या है भाई ये? थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट और मस्ट लॉ। इन्होंने कह दिया कि हमें तो ये पता है, अभी डेरिवेशन इतना बड़ा किया ना, लंबा चौड़ा डेरिवेशन, W इज इक्वल टू दिस। अब इन्होंने कहा कि प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल। और आपको जो मैंने सिखाया, देखो कैसे न्यूमेरिकल आते हैं उस पर, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। जब आइसोथर्मल कंडीशन होती है, याद करो बाबू, डेल्टा टी, तापमान बदलोगे नहीं, इफ टेम्परेचर इज नॉट चेंज कंटिन्यूसली, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 and delta U is equal to 0 to apply to the thermodynamics first equation. If your delta U is equal to 0, so your Q and W मतलब 0 लिख दूँ यहाँ पे, डेल्टा U की वैल्यू 0 डाल दो, so 0 is equal to Q plus W। हमें Q की भाषा में पूछा है, Q कैन बी, Q चाहिए, so W को मैं उधर भेज देता हूँ, W को कहाँ भेजता हूँ? उधर, तो वो क्या, नहीं Q को उधर भेजता हूँ, so W is equal to माइनस Q। तो आप Q की भाषा में जब आंसर लिखोगे ना तो माइनस कर देना, मतलब यही आंसर है, ये W है ना, देखो माइनस Q इज इक्वल टू W, ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, माइनस Q इज इक्वल टू W लिख सकता हूँ ना, माइनस साइन का भी शिफ्ट करवा दो, तो किस क्या वैल्यू इसकी, माइनस 2.303 nRT log to the base 10 V2 अपॉन V1। याद रखना माइनस साइन, पहले यहाँ माइनस है, अगर हम माइनस को यहाँ शिफ्ट करवा देते हैं तो वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस, तो प्लस 2.20 वाला आंसर देखो, वही आपका करेक्ट आंसर 100% होगा। कौन सा है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ए ऑप्शन, प्लस 2.3 nRT log to the base, दिस इज करेक्ट आंसर। बात खत्म। क्या आपके दिमाग में बात जा रही है? क्या ये इंपॉर्टेंट समझ गया? क्यों मैंने आपको फर्स्ट लॉ पढ़ा है, क्यों आइसोथर्मल, ये सारी प्रोसेस है। सो दिस इज रियली एमपी, होप के दिमाग में आ गया होगा, ठीक है ना। टिक टिक 1 टिक टिक 2 डन, बड़े आगे, ओके, बड़े देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट, एन एडियाबेटिक एक्सपांशन फॉर आइडियल गैस, आइडियल के गैस के लिए एडियाबेटिक एक्सपांशन कैसा रहेगा? एडियाबेटिक एक्सपांशन मतलब सर कुछ नहीं पाता मैं, अरे आता है भाई, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये तो आएगा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। सर आपने वो कैपिटल, भाई कैपिटल स्मॉल जो लिखना है लिखो, ठीक है। कौन सी प्रोसेस है? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में क्यू कितना होता है भाई? 0। कितना? 0। व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस? देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एज वेल एज मास, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एज वेल एज मास, तो क्यू का वैल्यू 0 डाल दो। हीट हम देंगे भी नहीं, न हीट हम लेंगे भी नहीं, देंगे भी नहीं, लेंगे भी नहीं, इसका मतलब क्या है? क्यू कितना है? 0, तो क्यू डाल दो यहाँ पे 0। सो डेल्टा यू किसके बराबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों? अगल लगेगा चो, यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, यू इज इक्वल टू डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, ये है। सर ये भी तो, अरे भैया माइनस साइन भी गलत आ गया तो वो तो वही तो चेक करते, जेई नीट क्या है, एक एक पॉइंट पे आपका चेकिंग होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्लियर है? चलो आ गई, समझ गया प्यारे बच्चों, चलो आ गई, ठीक है, ओके। सो आज का लेक्चर यही तक था, ये काफ़ी अच्छा लेक्चर रहेगा अगर आप इसको पूरे शांति से देखोगे तो। बहुत सारे PYQs भी हमने किए हैं, डेरिवेशंस भी किए, मैक्सिमम वर्क किया, वर्क कर दिया, केवल सिंपल वाला थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ जाए, शांति से एक बार देखो, नहीं समझे तो और एक बार रिवाइज करो। चलो थैंक यू, बाय, सी यू।